नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से विपक्ष के तेवर लगातार बदले हुए हैं, आक्रामक हैं। 2024 की संसद में विपक्ष की तादाद बल काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए विपक्ष सरकार को संसद में लगातार घेर रही है। आज एक बार फिर से संसद में विपक्ष ने अपनी ताकत का एहसास कराया। वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार संसद में बिल लेकर आई। विपक्ष ने ऐसा हंगामा किया कि बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया, लेकिन इस दौरान सदन में जमकर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। विपक्ष ने इस बिल को लेकर जहां मुस्लिम विरोधी बताया, तो सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विस्तार से बताया कि क्यों इस बिल विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी है। इस बिल को लेकर सदन में आज क्या क्या कुछ हुआ है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इस बिल को लेकर विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हिंदुस्तान में कुल 32 वक्फ बोर्ड है। इनके बीच तालमेल के लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया और यह वक्फ बोर्ड के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देती है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 1995 के बेसिक वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन लाया और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिक दे दिया, जिसके बाद आरोप लगाया गया कि वक्फ की संपत्ति 10 साल में दुगनी हो गई। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग खुद इस सवाल कर रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी वक्फ पर लगाए जाते रहे हैं और इसको देखते हुए केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार संशोधन को लेकर आई है। हालांकि ये बिल लटक गया है, अटक गया है, जेसीपी के पास पहुंच गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो वक्फ की कौन सी ताकत है जिसको लेकर ऐतराज जताया जा रहा है। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। पेरिस ओलंपिक का 12वां दिन हिंदुस्तान के लिए काफी निराशाजनक रहा है। 12वें दिन हिंदुस्तान की पहलवान बेटी विनेश फोगाट से मेडल की उम्मीद थी, लेकिन विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से अयोग्य करार दिया, जिसके बाद विनेश इतनी टूट गई कि कई कुश्ती संन्यासों से इस संन्यास ले लिया। लेकिन पेरिस ओलंपिक के 13वें दिन शाम होते होते ऐसी खबर आई कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रांज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रांज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराया और इस शानदार जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हिंदुस्तान के तमाम बड़े नेताओं ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। किसने बधाई दी है, क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लटक गया है। लोकसभा में मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ बिल पेश कर दिया था, जिसे विपक्ष ने इसको लेकर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर सदन में हंगामा किया तो सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विस्तार से बताया कि क्यों इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी है। विपक्ष ने समर्थन की गुहार लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोग की दुआएं आपको मिलेंगी,
चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और मुस्लिमों को जिसे इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए बिल लाया गया है। यह इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल का कौन कौन समर्थन कर रहा है और कौन से नेता, कौन से सांसद, कौन सी पार्टी विरोध कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष इस बिल का विरोध करता रहा, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसे ज्वाइंट संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। इसके साथ ही बिल फिलहाल लटक गया है और इस दौरान संसद में जमकर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। आखिर वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं। बिल के विरोध में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि वक्फ बिल संविधान पर हमला है, तो बिल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि यह बिल हक लेने के लिए नहीं, हक देने के लिए है। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। बिल के समर्थन में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल सोची समझी राजनीति है। तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष हमेशा विरोध करता है, यही उनका काम है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि आर्टिकल 30 का सीधा उल्लंघन है। तो तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जीएम हरीश बाल योगी ने कहा कि यह बिल मुस्लिम और महिलाओं के हित में है। इस तरीके से तमाम नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप का तो, लेकिन 29 साल पहले वक्फ कानून में संशोधन का बिल मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया तो एक विपक्षी दल ने तमाम सवाल उठा दिए, क्योंकि सरकार वक्फ कानून में 40 संशोधन करने वाली है। प्रस्तावित बिल फिलहाल जेपीसी के पास चला गया है, लेकिन मौजूदा प्रस्ताव पर ही कानून बन जाएगा तो जो बड़े बदलाव होंगे उसको भी राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। वक्फ की जमीन, हर संपत्ति को जिला कलेक्टर दफ्तर से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा और उस संपत्ति का सरकारी मूल्यांकन होगा, उसके राजस्व की जांच होगी। वक्फ बोर्ड के मौजूदा ढांचे में बदलाव किया जाएगा, इससे महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें हर राज्य के बोर्ड में 2 और केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 2 महिलाओं की अनिवार्यता होगी। वक्फ एक्ट की धारा 14 और 19 में भी बदलाव किया जाएगा। इसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान भी किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्षी दलों का इस संशोधन पर ऐतराज है। सभी विपक्षी दल एक सुर में कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम विरोधी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के सांसद अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या। Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे
उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्षी दलों के सवाल पर जब केंद्रीय मंत्री ने बोलना शुरू किया और गिनाया कि 1995 के वक्फ कानून में बदलाव के पीछे वही सिफारिशें हैं जो यूपीए सरकार में मिल चुकी है। किरण रिजिजू ने बताया कि 1976 में आई वक्फ जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के मुताबिक कब्जे में चले गए, उसमें सुधार की जरूरत है। वक्फ की संपत्तियों के केस ज्यादा है, ट्रिब्यूनल जरूरी है, लॉ ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए। सदन के अंदर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, विपक्ष को क्या जवाब दिया है, देश की जनता को क्या बताया है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना दिखाना चाहता हूं। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। ऐसा हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक। तो ये सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है। ठीक है, इंसान से गलती हो जाते हैं और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने। आज सुधरने का समय है तो हम सुधर रहे हैं। गलतियां हुई हैं लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कानून में संशोधन की नीति नियत को विस्तार से सदन में समझाया। इसके अलावा किरण रिजिजू ने बताया कि वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। 2013 में कानून में कुछ ऐसे संशोधन किए गए, किसी भी संपत्ति पर दाव का अधिकार मिल गया, विवाद की सूरत में सिर्फ दूसरे पक्ष को संपत्ति का दावा साबित करने की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी अदालत में चुनौती देने का प्रावधान नहीं है। वक्फ की संपत्तियों में राजस्व में खामियों का सवाल है और वक्फ की संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त की बिक्री के विवाद भी है। किरण रिजिजू ने संसद में बताया कि चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्जे करके रखा हुआ है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला है उसे सही करने के लिए बिल सदन में लाया गया है। विपक्ष के लगातार विरोध के बाद इस बिल को फिलहाल जेपीसी में भेज दिया है, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, उनके बच्चे, शिया समुदाय, बोहरा समुदाय जैसे लंबे वक्त से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे और इन तमाम लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। वक्फ के रेवेन्यू पर सवाल उठता है कि कितना रेवेन्यू आता है, इसका कोई आकलन करने नहीं देता है, क्योंकि रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। हिंदुस्तान में भी 30 वक्फ बोर्ड हैं और सभी वक्फ संपत्तियों हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वक्फ की संपत्तियों पर भी कई सवाल उठे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान में सेना, रेलवे के पास जितनी संपत्ति है
उसके आसपास वक्फ वोट की संपत्ति है। अंदाजा लगाइए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की संपत्ति थी, जिसमें 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी, और महज 13 साल में वक्फ की जमीन दुगनी हो गई। करीब 8.7 लाख से ज्यादा वक्फ के पास इस वक्त रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, जिसका एरिया करीब 9.4 लाख एकड़ के आसपास है। सोचिए, अंदाजा लगाइए, छोटे छोटे मुल्क जो दुनिया में है उससे ज्यादा संपत्ति इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ की इसी बढ़ती संपत्ति और शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहती है, लेकिन विपक्ष की वजह से फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इस मुद्दे पर लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत राय ने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहूंगा। ये संदेह ये होता है कि सरकार मुसलमान वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वक़्फ़ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है। इसका पूरा एरिया है 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया, और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि 2 मुस्लिम वीमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड, ये नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में जाएगा तो वक़्फ़ बोर्ड का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा। इफ इट्स ए मुस्लिम प्रॉपर्टी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में से दखल नहीं दे सकते। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ताकि संपत्तियों का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सकेगी। नए बिल में यह प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड के महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्र में परिषद में 2 महिलाएं भी शामिल होंगी। अभी तक महिला वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग की सदस्य नहीं है। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं की जा सकता, जो अब तक नहीं है। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा और नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और या किसी व्यक्ति के दावे प्रतिदावे किए गए हैं। यानी वक्फ पूरी तरीके से बदलने की रणनीति इस वक्त नजर आ रही है, जिसको लेकर हंगामा देखने को मिला है। लेकिन आज एक बड़ी खबर हम सबके लिए बहुत खास रही है। कल दुखद खबर हमने सुनी। पेरिस ओलंपिक में कल जो हुआ उसने हम सब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया था। हिंदुस्तान की पहलवान बेटी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद 140 करोड़ हम हिंदुस्तानी और हर किसी का सपना टूट गया था। हिंदुस्तान की पहलवान बेटी विनेश फोगाट को खुद इतनी टूट गई कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। लेकिन आज शाम होते होते पेरिस ओलंपिक से ही एक ऐसी खबर आई कि 140 करोड़ देशवासियों का चेहरा एक बार फिर से खिल गया। पेरिस ओलंपिक में मेंस हॉकी भारतीय टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतने में कामयाब रही और भारत ने स्पेन 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। ओलंपिक के इतिहास में भारत का यह कुल 13वां मेडल है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 30वें और 33वें मिनट में गोल दागे। इसके साथ ही भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में भी कांस्य पदक जीत लिया। इससे पहले उसने टोक्यो गेम्स में भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस शानदार जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह, तमाम खेल मंत्री से लेकर हर कोई बधाई देने में लगा हुआ है।
मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा है वो दिखाना चाहता हूं एक्स पर। एक ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये और खास है क्योंकि ये ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा मेडल है। उनकी सफलता कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीय को हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और ये उपलब्धि हमारे देश के युवाओं के बीच खेल को और ज्यादा लोकप्रिय बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातचीत जो ट्वीट किया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत की है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो खिलाड़ियों से बातचीत है वो दिखाना सुनवाना चाहता हूं। नमस्कार सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने। और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर, कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर, और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर, वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर, थैंक यू सर। हमारे श्रेयस है जी सर, कोशिश करती है। जी साथ में ये सर कर लीजिए सर। हेलो सर। श्रेयस है वहाँ? यस सर, श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम एकदम बढ़िया सर। आज मुझे कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्त की कोशिश कर दी आखिरी में, यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। तो हॉकी टीम ने जो इतिहास रचा है उसको लेकर कम से कम हिंदुस्तान में खुशी की लहर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चित परिचित अंदाज में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपने मजाक के लहजे में उनसे बातचीत कर रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी की खासियत है कि जब भी कोई देश में इस तरीके से नाम रोशन करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अंदाज में बातचीत करते हैं, उनको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।